नमस्ते। जरा सोचिए, भारत के दिल में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मौजूद है और ये सिर्फ पत्थर या चट्टानें नहीं हैं। ये एक जीवन रेखा है। आज हम बात कर रहे हैं अरावली की, वो कुदरती दीवार जो सदियों से उत्तर भारत की किस्मत तय करती आई है। लेकिन आज ये एक ऐसी बहस के बीच में है जो इसके वजूद पर ही सवाल उठा रही है। राजस्थान के एक पूर्व मुख्यमंत्री का ये कहना इस पूरे मसले की जड़ तक जाता है। देखिए, एक तरफ है अरावली का कुदरती महत्व जो किसी भी पैमाने से कई ज्यादा बड़ा है, और दूसरी तरफ इस पूरी सच्चाई को एक छोटे से नंबर में समेटने की कोशिश। और बस यहीं से प्रकृति और नंबरों की ये टक्कर शुरू होती है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और यहीं से हमारा आज का सवाल शुरू होता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि इतने बड़े और जरूरी इकोसिस्टम को सिर्फ एक नंबर, एक ऊंचाई से डिफाइन कर देना चाहिए? चलिए इस फैसले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि अरावली के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने ये सारा बवंडर खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक लकीर खींच दी है। अरावली की पहाड़ियों के लिए एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं एक जैसी परिभाषा तय कर दी है। आइए देखते हैं कि ये नई परिभाषा आखिर है क्या। तो ये है वो नई परिभाषा। कोर्ट का कहना है कि सिर्फ वो जमीन अरावली पहाड़ी मानी जाएगी जो कम से कम 100 मीटर ऊंची हो। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसी एक नंबर ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया है और सेव अरावली जैसे आंदोलनों को हवा दे दी है। क्यों? क्योंकि इससे हजारों छोटी छोटी लेकिन इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी पहाड़ियों से सुरक्षा का कवच छिन सकता है। अब इस बहस को ठीक से समझने के लिए हमें एक कदम पीछे हटना होगा। हमें अरावली को एक समस्या की तरह नहीं बल्कि उस तरह देखना होगा जैसी वो असल में है, एक हरी दीवार जो न जाने कितनी सदियों से उत्तर भारत की हिफाजत करती आ रही है। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ों की लाइन नहीं है, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ सिस्टम है जो करीब 2 अरब साल से यहाँ है। सोचिए जरा, ये एक बहुत बड़ी ढाल की तरह काम करता है जो थार रेगिस्तान को उत्तर भारत में घुसने से रोकता है। इसकी ढलानें मानसून की बारिश को सोखकर जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती हैं और कई जरूरी नदियों को जन्म देती हैं। लेकिन शायद इसकी सबसे जरूरी भूमिका राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के लिए है। इसे एनसीआर के फेफड़े यूं ही नहीं कहा जाता, बिल्कुल एक बड़े हरे फेफड़े की तरह। ये हवा को साफ करती है, रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती है और प्रदूषण को सोख लेती है। अगर ये न हो तो लाखों लोगों की सांस लेना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर सच तो यह है कि जिंदगी देने वाला ये इकोसिस्टम दशकों से लगातार हमले की चपेट में है। इसकी ढलानों पर एक खामोश जंग छिड़ी हुई है जिसने अरावली को कड़वी कानूनी लड़ाइयों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। इस आंकड़े को समझना भी मुश्किल है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने पाया कि राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां बस गायब हो गईं। किसी कुदरती वजह से नहीं बल्कि दशकों तक चले बेरहम खनन ने उन्हें नक्शे से ही मिटा दिया। सोचिए, पूरी की पूरी पहाड़ियां बस उड़ा दी गई। तो इस तबाही को देखते हुए अरावली को बचाने की कोशिशें भी सालों से चल रही हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये कहानी 1992 में शुरू हुई, लेकिन दबाव बढ़ता गया और 2009 में हरियाणा के कुछ हिस्सों में खनन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। संरक्षण और कारोबार के बीच दशकों तक चले इसी संघर्ष का नतीजा है 2025 का ये नया फैसला जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया जो पहली नजर में पर्यावरण की सुरक्षा को कमजोर करता हुआ दिखता है। देखिए, अदालत का नजरिया चीजों को साफ करना था। उनका मकसद एक ऐसी परिभाषा बनाना था जो हर राज्य में एक जैसी हो, ताकि वो कंफ्यूजन खत्म हो जो अक्सर अवैध खनन को बढ़ावा देता है। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरणविदों की चिंता यह है कि ये 100 मीटर की सीमा मनमानी है। ये इस बात को नजरअंदाज करती है कि पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अदालत के लिए जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी, उनका तर्क था कि किसी चीज पर पूरी तरह से बैन लगा देने से अक्सर एक काला बाजार बन जाता है। ये खनन को गैर कानूनी धंधों में धकेल देता है और माफिया को मजबूत करता है। इसके बजाय उन्होंने एक रेगुलेटेड तरीका चुना जहां कानूनी खनन पर कड़ी नजर रखी जा सके, एक विवादित लेकिन उनके हिसाब से एक प्रैक्टिकल समाधान। लेकिन सवाल ये है कि इस नई 100 मीटर की परिभाषा का जमीनी हकीकत पर क्या असर पड़ता है, पीछे क्या छूट जाता है। ये चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। भारतीय वन सर्वेक्षण के इन आंकड़ों को देखिए। कुल 12,000 से ज्यादा पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 यानी ये छोटा वाला बार 100 मीटर की शर्त पूरी करता है। इसका मतलब है कि 90% से ज्यादा पहाड़ियां जिन्हें अब तक अरावली का हिस्सा माना जाता था अब कानूनी तौर पर अरावली नहीं रहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 11,000 से ज्यादा छोटी पहाड़ियां और टीले जो इस इकोसिस्टम का बेहद जरूरी हिस्सा हैं, अब खनन, कंस्ट्रक्शन और दूसरी गतिविधियों के लिए खुल गए हैं। जो सुरक्षा कवच उन्हें अब तक घेरे हुए था वो टूट गया है। तो अब आगे क्या? देखते हैं कि समाधान के तौर पर क्या सामने रखा जा रहा है और कौन सा बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। इस बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने जून 2025 में एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया है, अरावली ग्रीन वॉल। ये प्लान बहुत बड़ा है,
गुजरात से दिल्ली तक एक विशाल हरा गलियारा बनाना, लाखों पेड़ लगाना और खराब हो चुकी जमीन के बड़े हिस्सों को फिर से हरा भरा करना, ये एक तरह से घावों को भरने की कोशिश है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या ग्रीन वॉल जैसा कोई प्रोजेक्ट वाकई उस नुकसान की भरपाई कर सकता है जब सुरक्षा की कानूनी नींव ही यानी अरावली की परिभाषा ही टूट चुकी हो? क्या आप पेड़ों से एक कानूनी तौर पर टूटी हुई श्रृंखला को फिर से जोड़ सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब उत्तर भारत का